नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सेल के सीरीज में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। इसके पहले जितने भी कोशिका अंग थे सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कोशिका में डीएनए भी पाया जाता है, ये केंद्रक में भी रहता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी रहता है। तो हम लोग इसके संरचना के बारे में देखेंगे और इसके कार्य के बारे में देखेंगे कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। यह है संरचना, इसके बाद में समझेंगे। पहले इसका परिचय देख लेते हैं कि यह क्या क्या काम करता है। यह है डीएनए का परिचय। कुछ लिखा गया है, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। ये क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है जो सभी जीवों को आनुवंशिक जानकारियों को संग्रहित करता है और संचालित करता है। मतलब कि ये डीएनए का काम ये होता है कि पिता के लक्षणों को पुत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी भेजते जाना, यही इसका काम है। क्या करता है? ये आनुवंशिक जो जानकारी होता है उसको संग्रहित करता है, मतलब स्टोर करता है, और संचारित करता है, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी भेजता है। यह हमारे शरीर की संरचना और कार्य पर भी नियंत्रित करता है। मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि किसी पुत्र का जो बेटा है उसका पूरा का पूरा चेहरा अपने पापा पे जाता है। ये क्यों जाता है? क्योंकि उसका जो संरचना और उसका कार्य करने का जो चेहरा का जो पूरा का पूरा लक्षण लाने का जो काम रहता है वो डीएनए के कारण ही होता है। तो इसीलिए जो पूरा का पूरा सेम टू सेम आकार, चेहरा के आकार आ जाते हैं बेटे में, वो डीएनए के ही कारण आते हैं। यहाँ पे ये लिखा गया है कि शरीर की संरचना और कार्य को भी नियंत्रित करता है। डीएनए की खोज किसने किया था? तो ये मिसर ने किया था। कब किया था? 1869 में। ये सिर्फ खोज किए थे, लेकिन वाटसन और ग्रिक दो नामक वैज्ञानिक आए 1953 में। ये बताया कि डीएनए एक द्विगुही संरचना थी, मतलब कि ये सर्पिला टाइप से था। ऐसे ये वाटसन और क्रिक ने यह बताया कि यह द्विगुही है, लेकिन मिसर ने खोज किया कि 1869 में कि हम लोग को कोशिका के अंदर डीएनए भी पाया जाता है जो आनुवंशिक पदार्थ है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने लक्षणों को भेजते जाता है। इसके अब संरचना के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार से वर्क करता है। संरचना में लिखा गया है, डीएनए एक द्विगुही सर्पिल है। सर्पिल संरचना वाला एक अणु है। मतलब अभी तुरंत बताया द्विगुही का मतलब क्या होता है कि यह इस प्रकार के संरचना बनाता है, सर्पिला वाला द्विगुही है। उसके बाद लिखा गया, यह न्यूक्लियोटाइड नामक छोटे इकाइयों से बना होता है। ये न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से बनता है। ये नाइट्रोजनी बेस से बनता है, मतलब कि नाइट्रोजनी बेस कुछ अणु मिलते हैं, फिर शर्करा मिलते हैं, फिर फास्फेट अणु मिलते हैं। ये तीनों मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और न्यूक्लियोटाइड मिलकर के ये डीएनए का निर्माण करता है। यहाँ पे आप समझेंगे काफी अच्छा तरीका से कि डीएनए की संरचना में जो डीएनए है न्यूक्लियोटाइड से बनता है, और न्यूक्लियोटाइड तीन तरह की चीजों से बनता है। एक नाइट्रोजनी बेस होता है, एक शर्करा होता है, फास्फेट समूह होता है। नाइट्रोजनी बेस चार तरह के होते हैं, एक एडेनिन, थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन। ये चारों से मिलकर के नाइट्रोजनी बेस बनते हैं, और नाइट्रोजनी बेस और शर्करा और फास्फेट मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड मिलकर के डीएनए का निर्माण करते हैं। यहाँ पे काफी अच्छा समझेंगे हम लोग कि ये किस प्रकार से वर्क करता है। ये सभी न्यूक्लियोटाइड, ये देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये जो सर्पिला वाला पार्ट, ये शर्करा और फास्फेट समूह से मिलकर के बनते हैं। लेकिन जो इसके अंदर जो जुड़े हैं, सीढ़ी की तरह जुड़े हुए रहते हैं, ये नाइट्रोजनी बेस से बनते हैं। ये चारों जो गुआनिन, साइटोसिन, थाइनिन और एडोसिन होते हैं, ये चारों मिलकर के ये सीढ़ी जैसे संरचना बनाते हैं और एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं। मेन काम यही चारों का होता है। इसके बाद अब इसके कार्य के बारे, इसके कुछ महत्वपूर्ण गुण है, इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका गुण क्या क्या है। डीएनए के महत्वपूर्ण गुण, पहला गुण क्या है? आनुवंशिक कोड। ये अभी तुरंत बताया, ये आनुवंशिक पदार्थ से ही मिलकर के बना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपने लक्षणों को ट्रांसफर करते जाता है। डीएनए में जीन होते हैं, जो ये अभी देखे हम लोग इस प्रकार से। तो ये वाला जो पार्ट था, सीढ़ी दर सीढ़ी ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जो नाइट्रोजनी बेस कहते हैं, ये सभी जीन से बने हुए रहते हैं। इसीलिए डीएनए का जो सबसे छोटी इकाई होता है उसे जीन कहते हैं। ये जीन ही है जो आनुवंशिक गुणों को एक जगह से दूसरी पीढ़ी में भेजता है, जो प्रोटीन निर्माण के लिए निर्देश भी देता है। दूसरा काम, दो पूरक श्रृंखलाएं, एक एडेनिन और थाइनिन, और दूसरा है गुआनिन, हमेशा साइटोसिन से जुड़ा रहता है। मतलब कि जब भी एडोसिन रहेगा वो थाइमिन से जुड़ा रहेगा, और गुआनिन जो है वो हमेशा साइटोसिन से जुड़ा रहेगा। मतलब ए, टी, जी और सी, इस प्रकार से डीएनए जुड़ा रहता है। तीसरा है प्रतिलिपि। डीएनए अपने कॉपी बनाकर अगली पीढ़ी को आनुवंशिक जानकारी प्रदान करता है। इसका महत्वपूर्ण गुण है, एक तरह से गुण है कि ये अपना ही कॉपी बनाता है और आनुवंशिक के रूप में अपने बेटों में अपना पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे भेजते जाता है। चौथा है संश्लेषण। डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। अभी हम लोग राइबोसोम के बारे में आप जाने होंगे कि वहाँ पे कौन हेल्प करता है प्रोटीन को बनाने में। तो आप नहीं जानते हैं तो पिछले वाले वीडियो में देखिए कि राइबोसोम में आरएनए जो है वो प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। इसीलिए डीएनए जो है ये दोहरी सर्पिले टाइप से दोहरी गुही होता है, लेकिन आरएनए जो होता है वो सिर्फ की सिर्फ एकल वाला होता है, एकल गुही वाला होता है। और यही एकल गुही जो है आरएनए,
ये मिल करके प्रोटीन का निर्माण करता है। यहाँ पर लिखा गया है, इसीलिए डीएनए को भी प्रोटीन को संश्लेषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद डीएनए के कार्य के बारे में समझेंगे कि इसका क्या क्या कार्य है। पहला है आनुवांशिक जानकारी को भंडारण करना, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। सेल डिवीजन के दौरान जानकारी का हस्तांतरण करना, जब सेल डिवीजन होता है तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़े थे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए रहता है वो संदेश देता है कि सेल डिवीजन हो रहा है। और सेल डिवीजन जब होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए रहने के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग माइटोकॉन्ड्रिया बनाने में सफल भी रहता है। यही अनुवांशिक गुण उसके अंदर रहता है, तो जब सेल विभाजन होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद अपना एक अलग कॉपी बना लेता है। फिर तीसरा कह रहा प्रोटीन संश्लेषण, ये तो करेगा ही। डीएनए किससे मिलकर के बना है? डीएनए मिलकर के दुई गुही से मिलकर के बना है, और डीएनए जो है आरएनए से मिलकर बना है। आरएनए जो है वो आरएनए जो है वो प्रोटीन को संश्लेषित करने में मदद करता है। इसलिए प्रोटीन इनडायरेक्टली रूप से कह सकते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण में डीएनए का भी मदद है। चौथा है विकास और अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण करना, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि अनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी भेजेगा तो उसको फिर विकास करेगा। विकास करने में किसका हेल्प रहता है? तो डीएनए का हेल्प रहेगा। यहाँ पे डायग्राम के मदद से हम लोग समझ सकते हैं कि डीएनए के कार्यों का अवलोकन किस प्रकार किया गया है। पहला है अनुवांशिक जानकारी का भंडारण करना, दूसरा है सेल डिवीजन दौरान जानकारी को हस्तांतरण करना, तीसरा है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना, और चौथा है विकास और अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण करना। ये पढ़ लिए हम लोग इसके कार्य के बारे में। यह है आरएनए के बारे में तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में देख लेते हैं अच्छा से। तो बस हम लोग ये डीएनए के बारे में काफ़ी अच्छे से जान लिए हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो अगले वाले वीडियो में हम लोग बताएंगे। इस वीडियो में आप लोग को डीएनए के बारे में बहुत अच्छा समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि कमेंट आएगा तो हम लोग को मोटिवेशन भी बढ़ेगा।